देता हूँ कि वो अपने राय का इजहार करें। जुनैद साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुद व इय्याका नस्तईन। आप सबके आने का शुक्रिया। आज हमारी ये कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आपके ज़रिए सारे पाकिस्तानियों को बल्कि सारी दुनिया को बता दे कि 9 अप्रैल को जो हमारी मुंतखब हुकूमत थी, जो आवाम से वोट के ज़रिए आई थी और उसके ख़िलाफ़ फिर उस टाइम के इस्टबलिशमेंट ने और अपोजिशन की पार्टियों ने बैरूनी साजिश के तहत उसको गिराया था। तो इसी मुनासिबत से इंशाअल्लाह ताला 9 तारीख को हम जो है लियाकत बाग में हम एक पुरअमन एहतजाजी जलसा करेंगे और वो एक दिन की एक्टिविटी होगी। और इस सिलसिले में कल सीएम साहब ने पेशावर में भी सारे KPK के MPs MNA साहिबान को बुलाया था और सबको वाज़ेह किए कि आप सब ने इसमें भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करनी है और भरपूर तरीके से इंशाल्लाह हम इसमें शिरकत भी करेंगे और इसको कामयाब बनाएंगे। इसी सिलसिले में आज सीएम साहब ने पंजाब के मुख्तलिफ रीजन की क़ियादत के साथ भी मीटिंग की। पंजाब के MPs MNAs हमारी मुश्तरका भी आज मीटिंग हो गई और सबको ये बताया गया है कि ये चूँकि इसी दिन 4 साल पूरे हो गए एक ऐसा एक ऐसी हुकूमत जिसमें आवाम को जो है महंगाई का बोझ नहीं था, एक ऐसी हुकूमत जो आवाम की उमंगों की तर्जुमान थी, एक ऐसी हुकूमत जिसमें पाकिस्तान खसूसन KPK और फाटा के इलाकों में अमन था, उसको एक साजिश के तहत जो है उसको गिराया गया था। तो इसी मुनासिबत से इंशाअल्लाह ताला ये हमारा ये जलसा होगा और हमने इस जलसे के लिए जो है एडमिनिस्ट्रेशन को दरख्वास्त दी है और हम पुरअमन लोग हैं और ये हमारी आईनी और कानूनी हक है बनता है कि हमें पुरअमन जलसे करने का इजाज़त दी जाए। अगर पॉलिटिकल हम एक तरफ दावा करते हैं और ये कहते हैं कि एक जमहूरी मुल्क है, अगर जमहूरी मुल्क में सबसे बड़ी पार्टी को आप इस तरह की एक्टिविटी नहीं करने देंगे तो मेरा ख्याल है इसकी हम मजम्मत भी करते हैं और ये गैर आइनी, गैर कानूनी, गैर अखलाकी काम है। लेकिन हमने फ़ैसला किया है कि इंशाअल्लाह ताला हम जलसा करेंगे अगर हमें इजाज़त मिले या न मिले। लेकिन जहाँ से जितनी भी कारवां आएंगे और जहाँ पे वो रुकेंगे इंशाअल्लाह ताला वहीं पर तो ये एक हम तो चाहते हैं कि एक ही जगह पे ये जलसा हो। लेकिन अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने, हुकूमत वक्त ने और इदारों ने हमें मजबूर किया तो सारा पंजाब में जगह जगह पे जहाँ पर हमें रुका जाएगा इंशाअल्लाह ताला उस पे वहीं पे हम जलसा करेंगे। लेकिन सबको ये बता दें कि ये एक्टिविटी हमारी पुरअमन है और ये एक्टिविटी एक दिन की है और 9 अप्रैल को चूँकि हमने रियासत से बहुत कोशिश की, अब मफाहमत की कोशिश की, इसके बावजूद हमें जो है कुछ नज़र नहीं आ रहा, हमें सियासी स्पेस नहीं दे रहा है, हमें पार्लियामेंट में बोलने नहीं दे रहा है, हमें जो है जलसे जुलूस की इजाज़त नहीं है, हमारे जो है केसेस खान साहब के नहीं सुने रहे, हमें इंसाफ नहीं मिलता, हमें अदालतों से रिलीफ नहीं मिलता और दूसरी तरफ ये जो महंगाई के हालात मुल्क को जिस तरफ लेके जा रहे तो हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। तो 9 अप्रैल को इंशाअल्लाह ताला हम आइंदे के लाहेअमल का जो है इसमें जलसा ऐलान भी करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जुनैद भाई ने तो आपको जो हमारी मीटिंग्स हुई उनके बारे में आगाह किया, अपने लाएअमल के बारे में आगाह किया। दरअसल पूरे पाकिस्तान को सोचना चाहिए कि 9 अप्रैल 2022 से लेकर 9 अप्रैल 2026 तक तकरीबन 4 साल मुकम्मल होने को हैं। हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं? मतलब 9 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान कहाँ खड़ा था और जिन लोगों ने एक बैरूनी साजिश के ज़रिए पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा, बंद कमरों का ही फैसला था, तो उस वक्त से लेकर आज तक पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है? जिन लोगों को पाकिस्तानियों पर और पाकिस्तान पर ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया वो पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं? अगर फ़र्ज़ करें 9 अप्रैल 2022 को पाकिस्तान का GDP ग्रोथ 6.1% था और आज 7% तक पहुंच चुका है, तो फिर तो ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें उस वक्त हमारा एग्रीकल्चर ग्रोथ पॉजिटिव था, बढ़ रहा था और आज उससे दुगना है, तो फिर तो ठीक है। अगर फ़र्ज़ करें उस वक्त पाकिस्तान का इंडस्ट्रियल ग्रोथ बढ़ रहा था और आज उससे दुगना है, तो फिर तो ठीक है।
اگر اس وقت کی حکومت کی پالیسی سے پاکستان ترقی کر رہا تھا، پاکستان کا نوجوان خوش تھا، پاکستان کا انویسٹر خوش تھا، اوورسیز پاکستانی خوشی خوشی پاکستان ریمیٹنسز بھیج رہے تھے، اور آج جو ہے پاکستان اس سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر پاکستان کا بچہ یہ جان رہا ہو کہ 9 اپریل 2022 کے بعد پاکستان مسلسل تباہی کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کا شہری یہ سوچ رہا ہو کہ اس کو سانس لینے کی یہاں آزادی نہیں ہے، پاکستان کا ہر شہری یہ سوچ رہا ہو کہ جو جی ڈی پی گروتھ زبردستی حکومت ریجیم چینج آپریشن کے بعد آج 6.1 سے 2.7 اور 2.8 تک پہنچ چکا ہے، پاکستان میں 45% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں. اس وقت پیٹرول وہ 150 روپے فی لیٹر خرید رہا تھا، آج وہی پیٹرول جو ہے وہ 350 روپے سے زیادہ اور 400 روپے سے زیادہ تک پہنچ چکا تھا، اس میں خرید رہا ہے. اور اس کی خرید جو طاقت ہے خریدنے کی وہ وہی کی وہی ہے. تو وہ تو سوچے گا کہ پاکستان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، یہ لوگ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں. اور پھر ہمارے ذہن میں یہ بھی ہے کہ جن لوگوں کو مسلط کیا گیا ہے وہ انتہائی درجے کے نالائق ہیں، ڈفرز ہیں، ان کے ساتھ نہ کوئی پالیسی ہے اور نہ پاکستان میں تبدیلی لانے کے لیے جو ہے وہ کوئی ریفارمز ہیں. تو پھر پاکستان کا شہری یہ سوچے گا کہ جو لوگ ان کو مسلط ہم پر کر چکے ہیں وہ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں، انٹرنیشنل دنیا میں کیا چل رہا ہے. ہمارا جو فورن ریزرو تھا وہ تقریباً $21 بلین تھا، ہمارا تجارتی خسارہ وہ $20 ارب سے زیادہ ہو چکا ہے، ہمارا ایکسپورٹ تقریباً $20 ارب سے کم ہے، مطلب منفی میں جا رہا ہے. اور جو $21 ارب آپ کا فورن ریزرو ہے وہ یا تو قرضہ ہے یا کسی نے آپ کو بھیک دی ہوئی ہے، اور اس میں سے کچھ جو ہے آپ کے ریمیٹنسز ہیں. ایکسپورٹ تو ہے ہی نہیں، کیونکہ آپ کا انڈسٹریل گروتھ وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو آپ کا ڈالر پھر کس حد تک پہنچے گا؟ جو 81,000 ارب روپے آپ پاکستان پر قرضہ چڑھا چکے ہیں، اگر ڈالر کا ریٹ اوپر جائے گا، جو 43,000 ارب روپے آپ کا بیرونی قرضہ ہے، تو وہ کس حد تک جائے گا؟ وہ 55-60 ہزار کراس کر چکا ہوگا. تو پاکستان تو آپ کا ڈیفالٹ کر چکا ہے، خدا نخواستہ. تو جس حکومت کے ساتھ پاکستان کو آگے لے کر جانے کی کوئی پالیسی ہی موجود نہیں ہے، جب وہ ادارے جو ڈفر اور نالائقوں کو پاکستان پر مسلط کر رہے ہیں تو ان کا صرف کام ہے ان کا اقتدار بچانا اور پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا اور عمران خان صاحب کو جو ہے وہ جھکانا، پھر تو پاکستان ترقی نہیں کر سکتا. کیا آپشن رہے گا پاکستان کے عام شہری کے ساتھ جو اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی نہیں خرید سکتا اور اس کی شرح 45% سے اوپر جا چکی ہے؟ تو وہ پھر کیا کرے گا؟ عام پاکستانی کیا کرے گا؟ وہ ڈیفینیٹلی ان کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولے گا کہ تمہارے تمام پالیسیز غلط ہے، تم غلط لوگوں کو لے کر آئے ہو، جس سے پاکستان نہیں سنبھل رہا، جس سے پاکستان جو ہے وہ تباہی کی طرف جا رہا ہے. تو انہوں نے تو کبھی اپنا فیصلہ سنانا ہے. اگر مہنگائی اور بے روزگاری سے مرنا ان کا مقدر ہیں تو کیوں نہ ایک مقصد کے لیے جو ہے اس کی شہادت ہو. اگر ڈرون اٹیک سے اور جیٹ تیاری کی بمباری سے ایک بندے نے جو ہے شہید ہونا ہے تو اس سے اچھا ہے کہ وہ کسی مقصد کے لیے شہید ہو. اور وہ مقصد کیا ہے؟ پاکستان میں حقیقی آزادی، پاکستان میں آئین اور قانون کی بالادستی، پاکستان میں انصاف کا اصول، پاکستان میں عدلیہ کی آزادی، پاکستان میں صحافت کی آزادی، پاکستان میں آزادی سے جینے کی آزادی. یہ تمام چیزوں کے لیے وہ روڈوں پر آئے گا، پرامن احتجاج کرے گا. اور یہی وقت ہے. اگر فرض کریں اس وقت بھی ہم نے نہ سوچا، جو فورن ریزرو بیگ سے اور کچکول سے 21 ارب ڈالر تھے، اور ابھی جو ہیں جو ہمارے دوست ممالک
ये पैसे वापस मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 10 अरब डॉलर से हमारे ये पैसे कम, फॉरेन रिजर्व कम हो जाएंगे, तो फिर कोई सांस भी नहीं ले पाएगा टैक्स के बगैर। आपके टैक्स लेने पर भी, आपके सांस लेने पर भी जो है वो टैक्स लग जाएगा, तो फिर किसी को जो है वो सर उठाने की जुर्रत किसी में भी नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा आईनी और कानूनी हक है, एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, उसकी इजाज़त दी जाए। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। 9 अप्रैल 2022 को एक जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा गया था और बैरूनी साजिश के ज़रिए अंदरूनी गद्दारों ने जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत का गला घोंटा था। हमें पुरअमन जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए, ये हमारा आईनी हक है। अगर फ़र्ज़ करें ये हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं देते, NOC नहीं देते, तो पूरे पाकिस्तान में हम जहाँ पर हमें रोक दिया जाएगा तो पूरे पाकिस्तान से हम जलसा गाह बनाएंगे, उसी जगह पर हम जलसा करेंगे। तमाम पाकिस्तानियों को के जहन में ये होना चाहिए कि जहाँ पर रोकेंगे वहाँ पर हम जलसा करेंगे। तमाम पाकिस्तानियों का ये जहन में होना चाहिए कि ये एक दिन की एक्टिविटी है, सिर्फ हमने दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का गोला घोंटा गया और पाकिस्तान में आज जमहूरियत को मज़ीद तबाह किया जा रहा है। ये दिन सिर्फ उसके लिए होगा। इससे आगे अगर फ़र्ज़ करें हमें लगा कि हमारे लिए ज़मीन मज़ीद जो है वो गर्म की जा रही है और हमें जो है गली में बंद कर दिया जा रहा है और इमरान खान साहब और बुशरा बीबी साहिबा की केसेस नहीं लगाए जा रहे, हमारे साथ गैर इंसानी रवैया हो रहा है, हमारे साथ गैर इंसानी रवैया हो रहा है, तो हमने फिर जो है इसके बारे में मज़ीद सोचना है और इंशाअल्लाह ताला फिर जो है हम सोचेंगे। पुरअमन एहतजाज करना, लॉन्ग मार्च करना, पुरअमन तरीके से पूरे पाकिस्तान में जो है अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाना, ये तमाम ऑप्शंस हमारे साथ मौजूद हैं और इस पर गौर जारी है। शुक्रिया। शाहिद भाई। तेरे 50 फॉलोअर दे, तू तुझे बेच देते हैं फॉलोअर। मैं आपको जवाब देता हूँ ना। 50 बकवास कर। नहीं, आप क्वेश्चन करे भाई जान। 50 ना 25 की हो उनके लिए भी आपको मैं जवाब दूंगा। बोले एक मिनट ये वो कर क्या कौन सा दफा नाफिज किया है? 144 हम 804 नाफिज कर देंगे भाई जान, टेंशन ना ले। हम हर सूबे में दफा 804 नाफिज करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच। अच्छा सोहेल अफरीदी साहब, आप वाज़ेह तौर पे वर्कर्स को या क़यादत को बताएं कि आप खैबर पख्तूनख्वा से लीड करते हुए आएंगे या इस्लामाबाद KP हाउस से निकलेंगे काफले की सूरत में जलसागाह की तरफ। और दूसरा सवाल ये है कि आज ही आपके महकमे ने फोरकास्ट किया है 6 से 9 तक शदीद बारिशें सूबे में, फ्लश फ्लडिंग और बाकी पूरे सूबे में ही शदीद बारिशें हैं, सैलाब का खतरा है, तो क्या मुतबादल इंतजाम आपने किए हुए उस वक्त? अच्छा, सबसे पहले तो हमने 11 बजे 9 तारीख को 11 बजे पेशावर से इंशाल्लाह ताला हम आएंगे लियाकत बाग की तरफ और रास्ते में जो हमारे जितने भी ज़िले आते हैं वो हमारे साथ ज्वाइन करेंगे इंशाल्लाह ताला। दूसरी बात यह है कि 6 से 9 और जो आने वाले मानसून की बारिशें हैं इन सब के लिए हमने अपने कंटिजेंसी प्लान बना चुके हैं तमाम डिपार्टमेंट्स, और ये हम जनवरी से इस पर काम कर रहे थे और इंशाल्लाह ताला हम अपनी भरपूर कोशिश करेंगे कि किसी भी आफत से जितना हमसे हो सके, क्योंकि ये कुदरती आफात है, इनका पता नहीं चलता कि किस हद तक जो है ये कुदरती आफात अफेक्ट करेंगे हमारे ज़िलों को या जो जहाँ पर ये वाक़े होते हैं उसको। लेकिन हमारी कोशिश यही है कि मैक्सिमम लोगों को हम प्रोटेक्ट करें और जो है उनको जल्द अज जल्द जब खुदा न ख्वास्ता कोई आफत आए तो उनको रिलीफ दे सके। और खैबर पख्तूनख्वा का सूबा वाहिद सूबा है कि वो टाइम से पहले अपना कंटिजेंसी प्लान तमाम डिपार्टमेंट्स का बना चुका है और उस पर अमल दरामद भी जारी है। दूसरी बात, अगर फ़र्ज़ करें 6 से 9 तक हैं तो 9 को हमारी इवेंट है, 9 को बारिश हो, जो है गर्मी हो, सर्दी हो, इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहदेदार पहुँचेंगे। एक मिनट
अच्छा, सबसे पहले मैं तो साफ साफ हूँ भाईजान, मैं खुली किताब हूँ, साफ बात है। मिलिट्री ऑपरेशन ना पहले किसी मसले का हल था ना आज किसी मसले का हल है, और ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं कहती। खैबर पख्तूनख्वा की सूबाई असम्बली के छत तले हमने तमाम सियासी मजहबी जमातों को, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों को जमा किया, और उनकी मुतफ़िका ये राय थी कि मिलिट्री ऑपरेशन किसी भी मसले का हल नहीं है। 22 बड़े मिलिट्री ऑपरेशन हुए हैं और 14,000 से ज़्यादा इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन हुए हैं। ये किसी मसले का हल नहीं है, इससे दहशतगर्दी कम नहीं होती, बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि जिस बंद कमरों की मैं बात करता हूँ कि वहाँ फैसले होते हैं और यहाँ खैबर पख्तूनख्वा में इम्प्लीमेंट होते हैं, तो मेरे ये जो जितनी भी बातें हैं ये खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ऑन करती है। उनको पता है कि मैं कहाँ पर खड़ा हूँ और उनके लिए किस हद तक जा सकता हूँ और किस हद तक जा रहा हूँ, उनको सब पता है। अगर आपके क्वेश्चन से उनके दिल मैनिपुलेट होते हैं, उनके जहन मैनिपुलेट होते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है। अगर कोई और ये सोचता है कि वहाँ पर जो ज़बरदस्ती बग़ैर किसी मकसद के ड्रोन अटैक्स करते हैं, या मिलिट्री ऑपरेशन 13 महीनों ने अनाउंस किया वहाँ पर, मैंने बार बार ये बोला कि वहाँ पर तो बर्फबारी पड़ी है, आपने बर्फबारी के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करना है। उनसे वादा किया गया था कि 2 महीनों, मैंने कहा कि जो मुझे नज़र आ रहा है ये आपको 2 महीनों में वापस नहीं बेचते, और इसकी गारंटी मैं नहीं लेता। मैंने अपनी कौम को सच बताया है। लीडर वो होता है जो अपनी कौम को सच बताए, ये इमरान खान साहब ने हमें सिखाया है। हमने कौम से सच बोलना है। बाकी जो है बंदूक की नोक पर और डंडे की जोर पर कोई अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करवाना चाहे तो हम मुसल्लह जते नहीं हैं, हम सियासी लोग हैं। हमने सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, पुरअमन तरीके से अपने लोगों को सच बोलना है। उसके बाद भी अगर कोई डंडे की जोर पर, बंदूक की नोक पर अपनी पॉलिसी इम्प्लीमेंट करें तो हम एहतजाज ही पुरअमन कर सकते हैं, बाकी इसका कोई हल नहीं है। आपने पुरअमन एहतजाज की बात की, तो पुरअमन एहतजाज की वजह से पीटीआई का काफी सारा नुकसान भी हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है, और साथ साथ दिल्ली में जलसे का इजाजत को नहीं दे रहा है। स्टेब्लिशमेंट किया सूबाई हुकूमत पंजाब, और साथ साथ आप बंद कमरों की फैसले की बात करते हैं, तो खैबर पख्तूनख्वा में हालात आपके सामने, आप बार बार कह रहे हैं कि बंद कमरों में फैसले की वजह से ये सब कुछ इस तरह हो रहा है, तो बंद कमरों के फैसलों को ना मानने के लिए आपका लाएमल क्या है? देखें, सबसे पहले तो लाएमल यही है कि मैंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई, उसमें इमरान खान साहब के हिदायत और नज़रिए के मुताबिक इस जो बदमनी शुरू हैं, जो बदमनी लाई गई हैं, तो उसका हल मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई, उसमें भी इमरान खान साहब के नज़रिए के मुताबिक, इमरान खान साहब के हिदायत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाने के लिए जो लाएमल है वो भी मैंने सामने रखा। लेकिन दोनों मीटिंग्स में जो मेरी उनको मशवरे थे, एक पर भी अमल नहीं हुआ बदकिस्मती से, जो कि ख़तरनाक हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में बदमनी जो है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को अफेक्ट नहीं करेगी, उसका असर जो है पूरे पाकिस्तान पर पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ करें आग खैबर पख्तूनख्वा में लगेगी तो उसकी तपिश पूरे पाकिस्तान में महसूस होगी, तो इस पर इनको सोचना चाहिए। अगला सवाल क्या था आपका? अच्छा, सबसे पहले ये बात है कि नुकसान तो इन लोगों को सोचना चाहिए जो हमने किया। ये कहते थे कि दहशतगर्द है, दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है। मैंने कहा है कि अगर फ़र्ज़ करें जो पॉलिसी मैं दे रहा हूँ उस पर आप अमल करेंगे तो 100 दिन में जो है ये तमाम बदमनी खैबर पख्तूनख्वा से ख़त्म होगी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि हम दहशतगर्दी का खात्मा चाहते हैं और हम खैबर पख्तूनख्वा में अमन चाहते हैं। इनका एहसास हुआ। सब्र करें, मैं आ रहा हूँ ना। सबसे पहले जो है उनकी भी थोड़ी वो सुने ना, सिर्फ हमारे बारे में सुनते, उनके बारे में कुछ नहीं सुनते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये खैबर पख्तूनख्वा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये इंतशारी है और हमेशा जो है एहतजाजी सियासत करते हैं। 1.5 साल से हमारा कोई एहतजाज नहीं हुआ। अब भी इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं, अभी भी बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकातें बंद हैं, अभी भी इमरान खान साहब के केसेस नहीं लगाए जा रहे हैं, अभी भी जो है हमारे लोगों को नाअहल किया जा रहा है, अभी भी हमारे वर्कर्स की चादर और चारदीवारी की बीमारी हो रही है। तो हम पुरअमन हैं, ये इंतशारी है। ये पाकिस्तान में हमेशा इंतशार चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पंजाब पुलिस बन गई है, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों। अच्छा, ये पंजाब पुलिस बन गई है, क्यों? क्योंकि उनका हमेशा शर्म खैर होता है। तो पाकिस्तान में इंतशार होगा तो ये जाली हुकूमत यहाँ मुसल्लत रहेगी।
पाकिस्तान में इंतशार होगा तो इस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी होगी कि वो इनको जो है पाकिस्तान पर मुसल्लत रखेगी, तो इनका शर में हमेशा खैर रहता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि शर ना हो जो ये चाहते हैं कि हो। हमें ये भी खदशा है कि ये फिर अपने लोगों को 9 मई की तरह हमारे लोगों में जो है वो अंदर घुसा कर कोई इंतशार फैलाएंगे। लेकिन हमने इस दफ़ा वर्कर्स को कहा है कि जो भी इंतशारी आप में घुसे और वो गलत काम करें, आपने उनको पकड़ना है, उनसे वीडियो बनानी है और दुनिया को दिखाना है कि ये लोग हैं जो इंतशार फैलाते हैं, वो हमारे सफ़ों में इनको घुसाते हैं। अगला क्वेश्चन एनओसी कौन दे? एनओसी इनका काम है कि मिले जी दे। ये बताइएगा कि पुलिस और आपके वर्कर्स अहदेदारान की आंख मचोली तो अभी से जारी है। 9 तारीख को जो जलसा होगा, आपका कौन मर्द मुजाहिद जो होगा जिसके ज़िम्मे आपने ड्यूटी लगाई है कि वो लियाकत बाग पहुंचेगा, क्योंकि पुलिस तो आपको पहुंचने नहीं देगी, उनको पता है जो पेट्रोल प्राइसेस है उसके बाद आपका जलसा से कामयाब हो जाना है, आम लोग भी शरीक होंगे उसमें। तो अभी से आपने किसकी ड्यूटी लगाई है कि आपने वहाँ पहुँच के एटलीस्ट ये साबित करना है कि आप जो आपका हदफ था वहाँ पर आप पहुँचे? देखिए, हमारा हदफ जो है वो पूरी दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में आपको जो है आज़ाद बोलने की इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान में आपको सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान में बराए-नाम जमहूरियत की वजह से, सो कॉल्ड जमहूरियत की वजह से जो पाकिस्तानी अवाम के साथ, सहाफ़ियों के साथ, वकीलों के साथ, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों के साथ जो हो रहा है, ये हमने दुनिया को दिखाना है। हमने दुनिया को ये पैगाम भी देना है कि 9 अप्रैल 2022 को बैरूनी साजिश के ज़रिए पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान अभी जो है तरक्की करने जा रहा है। लेकिन अभी 4 साल बाद हम इस हद तक आ गए हैं कि पाकिस्तान में गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। मजदूर का, किसान का, गरीब का, फुकरा का ख़ुदकशी करने का दिल चाहता है, लेकिन आपने ख़ुदकशी नहीं करनी। आपने उनको ख़ुदकशी करने पर मजबूर करना है जिन्होंने आपका हक मारा है, जिन्होंने आपके मैंडेट पर डाका डाला है, जिन्होंने पाकिस्तान में इंसाफ का कत्लेआम किया है, जिन्होंने पाकिस्तान में अदलिया और सहाफ़ियों दोनों को, सहाफ़त का गला घोंटा है। आपने उन लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर करना है। मैंने तो बार बार मैं इनको दावत देता हूँ, हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी रवैयों पर यकीन रखते हैं। और दूसरा जो है, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ आप देखें, हमारी सूबाई असम्बली है खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें अपोजिशन लीडर जो हैं वो 40-40, 45-45 मिनट तकरीर करता है। हमारे जो अपोजिशन के MPs हैं वो भी बोलते रहते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बोलते रहते हैं, लेकिन किसी ने भी उनके ख़िलाफ़ FIR नहीं की, किसी ने भी उनको नहीं मारा, किसी ने भी उनको जो है सूबाई असम्बली पर बंद नहीं किया। कल हमारा बाजावड़ में जलसा था, हमारे साथ जो है वहाँ पर हमारा अपोजिशन का MPA वहाँ पर बैठा था और हमारी मौक़िफ़ की तायीद कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जमहूरी लोगों की होती हैं। मैं उनको दावत देता हूँ, जहाँ पर ये चाहें उनके लिए स्टेज और साउंड का बंदोबस्त मैं करूँगा। सूबाई हुकूमत नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर मेरे साथ पैसे पूरे नहीं हुए तो जुनैद भाई से जो है मैं लूँगा, खैर, लेकिन बंदे खुद लाएंगे, बाकी सारे इंतजामात हम करेंगे। ये हमारे लिए कुछ ना करें, सिर्फ NOC दे, बाकी काम हमारा है। अच्छा, मैं चैलेंज करता हूँ जो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ख़त्म हो चुकी है या इमरान खान साहब का नज़रिया जो है वो कोई ऑन नहीं करता। मैं चैलेंज करता हूँ तमाम सियासी पार्टियों को जो हमारे मुखालिफ हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी ज़िले में एहतजाज करे, जलसा करे, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे, उनके लिए स्टेज भी हम लगाएंगे, उनके लिए साउंड सिस्टम का भी हम बंदोबस्त करते हैं। लेकिन कराची में, लाहौर में, क्वेटा में हमारे लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हमारे लोगों को अरेस्ट ना करें, हमारे लोगों पर जो है लाठी चार्ज ना करें, उनकी चादर चार दिवाली की पामाली ना करें, कोई अरेस्ट ना करें। हमें ना स्टेज दें, हमें ना जो है साउंड सिस्टम दें, वो हम खुद अरेंज करेंगे। वो यहाँ आकर जलसा करे, मैं कराची में, मैं लाहौर में या किसी भी पंजाब के और सिंध के ज़िले में मैं जाकर जलसा करूँगा, तो देखते हैं कि कौन ज़्यादा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ईद से पहले आपने किया था कि ईद के बाद में इमरान खान पुरअमन रिहाई फोर्स बना, अभी उस पर कितना अमल दरामद हुआ है और उस पर बाकायदा तौर पर अमली तौर पर कब से? सर कादिर भाई आप भी क्वेश्चन कर रहे, लास्ट क्वेश्चन होगा। आपने जितने मसाइल की निशानदेही की है
आप फैसला साजों के साथ एक ही छत तले आपको कई मौके मिल चुके हैं अभी रिसेंटली बैठने के, क्या इन सारे मसाइल की निशानदेही आपको करने का मौका मिला वहाँ पर उनसे? कोई ऐसा आपको लगा कि आप इनके सामने बातचीत करें जिनसे बराह रास्त आप करके इन मसाइल को हल कर सकते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो और जितने आपके मसाइल हैं, ये अच्छा। फैसला साजों के साथ आप बैठे हैं, कोई लगा है कि वो प्रॉब्लम हल करने के मूड में और फाटा के मर्जर के हवाले से बड़ी सीरियस मूव जो चल रही है, मौलाना फजल रहमान भी वहाँ मौजूद हैं और बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, सुना है वो फैसला वापस होने जा रहा है, तो उसके हवाले से आप ये 3 सवाल इकट्ठे क्या स्टेटस? अच्छा, पहले जो कोहिस्तानी साहब ने पूछा, हमारी प्रैक्टिकल मेंबरशिप स्टार्ट है इंशाल्लाह ताला 9 अप्रैल के बाद आप सबके सामने जो है उसका फिगर आ जाएगा। तमाम कैंप्स तैयार हैं और मेंबरशिप हो रही है। बाकी जगहों पर भी इंशाल्लाह ताला प्लानिंग जारी है और होगी, और आप सबको इंशाल्लाह ताला इस मेंबरशिप से सरप्राइज़ मिलेगा। जहाँ तक उनके साथ बैठने की बात है, तो इमरान खान साहब ने अपनी सूबे की मसाइल की हद तक जो है मुझे बैठने की इजाज़त दी है। ये इजाज़त नहीं दी कि उनके साथ मैं इन सियासी मामलात पर कोई डिस्कशन करूं या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई डिस्कशन करूं, लेकिन वहाँ पर ये मैंने ज़रूर बोला था कि अगर फ़र्ज़ करें मैं पाकिस्तान के लिए, क्योंकि किसी का चेहरा शायद मुझे भी पसंद ना हो, अपनी अना, अपना बुग़्ज़, अपनी जो सियासी नफ़रतें हैं वो मैं एक साइड पर रख कर यहाँ पाकिस्तान के लिए बैठा हूँ। और मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल डिस्क्रिमिनेशन एक पार्टी के साथ चल रही है वो भी ख़त्म हो, क्योंकि अगर आप माशी इस्तेकाम की तरफ जाएंगे तो उससे पहले आपका सियासी इस्तेकाम लाना इंतहाई ज़रूरी है, जो कि पाकिस्तान में नहीं है। सिर्फ इतनी सी बात मैंने की है। और दूसरा जो है, हम किसी से भी क्यों मांगे, जो हमारा हक है, जो इंसाफ का तकाजा है वो सिर्फ पूरा हो। इंसाफ का तकाजा पूरा हो, इमरान खान साहब आधे घंटे के में जो है जेल से बाहर होंगे। आज केस लगना था, नहीं लगा, जज साहब बिजी थे। तो ये जो नफ़रतें बढ़ाने की भरपूर कोशिश की जा रही है, तो इससे नुकसान जो है पाकिस्तान का ही होगा। अच्छा, ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा देखें, कबायली अजला में जो फाटा मर्ज हुआ था, उसके बाद कबायली अजला में 2 राय थी। एक समझते थे कि मर्जर गलत हुआ है, एक राय ये समझती थी कि बेहतरीन हुआ है। लेकिन इमरान खान साहब के बेहतरीन फैसले से कि उन्होंने मुझे नहीं, एक कबायली नौजवान को जो मिडिल क्लास से, जिसका कभी तसव्वुर भी नहीं था कि वो इन बड़े बड़े मगरमच्छों के सामने कभी इलेक्शन भी जीत पाएगा, कभी असम्बली का हिस्सा भी बन पाएगा, आज इमरान खान साहब की वजह से वो सूबे का वज़ीर आला है। तो इससे जो कबायली नौजवानों या कबायली आवाम के जहनों में एक उम्मीद की किरण जागी है, तो वो आप सोच भी नहीं सकते। वो कोई पाकिस्तान का कोई भी बंदा नहीं सोच सकता, ये सिर्फ कबायली आवाम ही सोच सकते हैं। अगर इन हालात में कोई गलत डिसीजन किया गया और इस तरह का कोई जो है मिस एडवेंचर करने की कोशिश की गई, तो वहाँ से बहुत बड़ा रिएक्शन आएगा और बहुत गलत रिएक्शन आएगा, और वो फिर कोई संभाल नहीं पाएगा। बस मैंने पैगाम दे दिया, इस पर अमल करना चाहिए। देता हूँ कि वो अपने राय का इजहार करें। जुनैद साहब प्लीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुद व या का नस्तीन। आप सबके आने का शुक्रिया। आज हमारी कॉन्फ्रेंस का मकसद ये है कि आपके ज़रिए सारे पाकिस्तानियों को, बल्कि सारी दुनिया को बता दे कि 9 अप्रैल को जो हमारी मुंतखब हुकूमत थी, जो आवाम से वोट के ज़रिए आई थी, और उसके ख़िलाफ़ कर उस टाइम के इस्टबलिशमेंट ने और अपोजिशन की पार्टियों ने बैरूनी साजिश के तहत उसको गिराया था। तो इसी मुनासिबत से इंशाअल्लाह ताला 9 तारीख को हम जो है लियाकत बाग में हम एक पुरअमन एहतजाजी जलसा करेंगे, और वो 1 दिन की एक्टिविटी होगी। और इस सिलसिले में कल सीएम साहब ने पेशावर में भी सारे KPK के MPs MNA साहिबान को बुलाया था और सबको वाज़ेह किए कि आप सब ने इसमें भरपूर तरीके से इसमें शिरकत करनी है, और भरपूर तरीके से इंशाल्लाह हम इसमें शिरकत भी करेंगे और इसको कामयाब बनाएंगे। इसी सिलसिले में आज सीएम साहब ने पंजाब के मुख्तलिफ रीजन की क़ियादत के साथ भी मीटिंग की। पंजाब के MPs MNAs हमारी मुश्तरका भी आज मीटिंग हो गई, और सबको ये बताया गया है कि ये चूँकि इसी दिन 4 साल पूरे हो गए एक ऐसा एक ऐसी हुकूमत जिसमें आवाम को जो है महंगाई का बोझ नहीं था, एक ऐसी हुकूमत जो आवाम की उमंगों की तर्जुमान थी, एक ऐसी हुकूमत
جس میں پاکستان خصوصاً KPK اور فاٹا کے علاقوں میں امن تھا، اس کو ایک سازش کے تحت جو ہے اس کو گرایا گیا تھا. تو اسی مناسبت سے انشاءاللہ تعالیٰ یہ ہمارا یہ جلسہ ہوگا، اور ہم نے اس جلسے کے لیے جو ہے ایڈمنسٹریشن کو درخواست دی ہے، اور ہم پرامن لوگ ہیں، اور یہ ہمارے آئینی اور قانونی حق ہے، بنتا ہے کہ ہمیں پرامن جلسے کرنے کا اجازت دی جائے. اگر پولیٹیکل ہم ایک طرف دعویٰ کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ ایک جمہوری ملک ہے، اگر جمہوری ملک میں سب سے بڑی پارٹی کو آپ اس طرح کی ایکٹیویٹی نہیں کرنے دیں گے تو میرا خیال ہے اس کی ہم مذمت بھی کرتے ہیں، اور یہ غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی کام ہے. لیکن ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم جلسہ کریں گے، اگر ہمیں اجازت ملے یا نہ ملے. لیکن جہاں سے جتنی بھی کارواں آئیں گے اور جہاں پہ وہ رکیں گے انشاءاللہ تعالی وہیں پر، تو یہ ایک ہم تو چاہتے ہیں کہ ایک ہی جگہ پہ یہ جلسہ ہو. لیکن اگر ایڈمنسٹریشن نے، حکومت وقت نے اور اداروں نے ہمیں مجبور کیا تو سارا پنجاب میں جگہ جگہ پہ جہاں پر ہمیں رکا جائے گا انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ وہیں پہ ہم جلسہ کریں گے. لیکن سب کو یہ بتا دیں کہ یہ ایکٹیویٹی ہماری پرامن ہے، اور یہ ایکٹیویٹی ایک دن کی ہے. اور 9 اپریل کو چونکہ ہم نے ریاست سے بہت کوشش کی، اب مفاہمت کی کوشش کی، اس کے باوجود ہمیں جو ہے کچھ نظر نہیں آ رہا، ہمیں سیاسی سپیس نہیں دے رہے، ہمیں پارلیمنٹ میں بولنے نہیں دے رہے، ہمیں جو ہے جلسے جلوس کی اجازت نہیں ہے، ہمارے جو ہے کیسز خان صاحب کے نہیں سنے رہے، ہمیں انصاف نہیں ملتا، ہمیں عدالتوں سے ریلیف نہیں ملتا. اور دوسری طرف یہ جو مہنگائی کے حالات ملک کو جس طرف لے کے جا رہے، تو ہمارے پاس آپشن ہی نہیں ہے. تو 9 اپریل کو انشاءاللہ تعالی ہم آئندے کے لائحہ عمل کا جو ہے اس میں جلسہ اعلان بھی کریں گے. صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. جنید بھائی نے تو آپ کو جو ہماری میٹنگز ہوئی ان کے بارے میں آگاہ کیا، اپنے لائحہ عمل کے بارے میں آگاہ کیا. دراصل پورے پاکستان کو سوچنا چاہیے کہ 9 اپریل 2022 سے لے کر 9 اپریل 2026 تک تقریباً 4 سال مکمل ہونے کو ہیں. ہم کہاں سے کہاں آ گئے ہیں؟ مطلب 9 اپریل 2022 کو پاکستان کہاں کھڑا تھا، اور جن لوگوں نے ایک بیرونی سازش کے ذریعے پاکستان میں ایک جمہوری حکومت کا پانسا پلٹا، بند کمروں کا ہی فیصلہ تھا. تو اس وقت سے لے کر آج تک پاکستان کس طرف جا رہا ہے؟ جن لوگوں کو پاکستانیوں پر اور پاکستان پر زبردستی مسلط کیا گیا، وہ پاکستان کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں؟ اگر فرض کریں 9 اپریل 2022 کو پاکستان کا GDP گروتھ 6.1% تھا اور آج 7% تک پہنچ چکا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر فرض کریں اس وقت ہمارا ایگریکلچر گروتھ پازیٹیو تھا، بڑھ رہا تھا، اور آج اس سے دگنا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر فرض کریں اس وقت پاکستان کا انڈسٹریل گروتھ بڑھ رہا تھا اور آج اس سے دگنا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. اگر اس وقت کی حکومت کی پالیسی سے پاکستان ترقی کر رہا تھا، پاکستان کا نوجوان خوش تھا، پاکستان کا انویسٹر خوش تھا، اوورسیز پاکستانی خوشی خوشی پاکستان ریمیٹنسز بھیج رہے تھے، اور آج جو ہے پاکستان اس سے زیادہ ترقی کر رہا ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن اگر پاکستان کا بچہ یہ جان رہا ہو کہ 9 اپریل 2022 کے بعد پاکستان مسلسل تباہی کی طرف جا رہا ہے، پاکستان کا شہری یہ سوچ رہا ہو کہ اس کو سانس لینے کی یہاں آزادی نہیں ہے، پاکستان کا ہر شہری یہ سوچ رہا ہو کہ جو GDP گروتھ زبردستی حکومت ریجیم چینج آپریشن کے بعد آج 6.1 سے 2.7 اور 2.8 تک پہنچ چکا ہے، پاکستان میں 45% سے زیادہ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے آ چکے ہیں. اس وقت پیٹرول وہ 150 روپے فی لیٹر خرید رہا تھا، آج وہی پیٹرول جو ہے وہ 350 روپے سے زیادہ اور 400 روپے سے زیادہ تک پہنچ چکا تھا، اس میں خرید رہا ہے. اور اس کی خرید جو طاقت ہے خریدنے کی، وہ وہی کی وہی ہے.
तो वो तो सोचेगा कि पाकिस्तान के साथ क्या हो रहा है, ये लोग पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं। और फिर हमारे जहन में ये भी है कि जिन लोगों को मुसल्लत किया गया है वो इंतहाई दर्जे के नालायक हैं, डफर्स हैं, इनके साथ ना कोई पॉलिसी है और ना पाकिस्तान में तब्दीली लाने के लिए जो है वो कोई रिफॉर्म्स हैं। तो फिर पाकिस्तान का शहरी ये सोचेगा कि जो लोग इनको मुसल्लत हम पर कर चुके हैं वो पाकिस्तान को किस तरफ लेकर जा रहे हैं, इंटरनेशनल दुनिया में क्या चल रहा है। हमारा जो फॉरेन रिजर्व था वो तकरीबन 21 बिलियन डॉलर था, हमारा तिजारती खसारा वो 20 अरब डॉलर से ज़्यादा हो चुका है, हमारा एक्सपोर्ट तकरीबन 20 अरब डॉलर से कम है, मतलब मनफी में जा रहा है। और जो 21 अरब डॉलर आपका फॉरेन रिजर्व है वो या तो कर्जा है या किसी ने आपको भीख दी हुई है, और उसमें से कुछ जो है आपके रेमिटेंसेस हैं, एक्सपोर्ट तो है ही नहीं, क्योंकि आपका इंडस्ट्रियल ग्रोथ वो तबाही की तरफ जा रहा है। तो आपका डॉलर फिर किस हद तक पहुंचेगा? जो 81,000 अरब रुपए आप पाकिस्तान पर कर्जा चढ़ा चुके हैं, अगर डॉलर का रेट ऊपर जाएगा, जो 43,000 अरब रुपए आपका बैरूनी कर्जा है, तो वो किस हद तक जाएगा? वो 55-60 हजार क्रॉस कर चुका होगा। तो पाकिस्तान तो आपका डिफॉल्ट कर चुका है, खुदा ना ख्वास्ता। तो जिस हुकूमत के साथ पाकिस्तान को आगे लेकर जाने की कोई पॉलिसी ही मौजूद नहीं है, जब वो इदारे जो डफर और नालायकों को पाकिस्तान पर मुसल्लत कर रहे हैं, तो उनका सिर्फ काम है इनका इक़्तिदार बचाना और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ख़त्म करना और इमरान खान साहब को जो है वो झुकाना, फिर तो पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता। क्या ऑप्शन रहेगा पाकिस्तान के आम शहरी के साथ, जो अपने बच्चों के लिए 2 वक्त की रोटी नहीं खरीद सकता और उसकी शरह 45% से ऊपर जा चुकी है? तो वो फिर क्या करेगा? आम पाकिस्तानी क्या करेगा? वो डेफिनेटली इनके आंखों में आंखें डालकर बोलेगा कि तुम्हारे तमाम पॉलिसीज गलत है, तुम गलत लोगों को लेकर आए हो, जिससे पाकिस्तान नहीं संभल रहा, जिससे पाकिस्तान जो है वो तबाही की तरफ जा रहा है। तो उन्होंने तो कभी अपना फैसला सुनाना है। अगर महंगाई और बेरोजगारी से मरना उनका मुकद्दर है, तो क्यों ना एक मकसद के लिए जो है उसकी शहादत हो। अगर ड्रोन अटैक से और जेट तैयारी की बमबारी से एक बंदे ने जो है शहीद होना है, तो इससे अच्छा है कि वो किसी मकसद के लिए शहीद हो। और वो मकसद क्या है? पाकिस्तान में हकीकी आज़ादी, पाकिस्तान में आईन और कानून की बालादस्ती, पाकिस्तान में इंसाफ का असूल, पाकिस्तान में अदलिया की आज़ादी, पाकिस्तान में सहाफ़त की आज़ादी, पाकिस्तान में आज़ादी से जीने की आज़ादी। ये तमाम चीज़ों के लिए वो रोडों पर आएगा, पुरअमन एहतजाज करेगा। और यही वक्त है। अगर फ़र्ज़ करें इस वक्त भी हमने ना सोचा, जो फॉरेन रिज़र्व बीक से और कचकोल से 21 अरब डॉलर थे, और अभी जो हैं जो हमारे दोस्त ममालिक ये पैसे वापस मांग रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 10 अरब डॉलर से हमारे ये पैसे कम, फॉरेन रिज़र्व कम हो जाएंगे। तो फिर कोई सांस भी नहीं ले पाएगा टैक्स के बगैर। आपके टैक्स लेने पर भी, आपके सांस लेने पर भी जो है वो टैक्स लग जाएगा। तो फिर किसी को जो है वो सर उठाने की जुर्रत किसी में भी नहीं होगी। तो हम चाहते हैं कि जो हमारा आईनी और कानूनी हक है, एहतजाज करना, पुरअमन एहतजाज करना, उसकी इजाज़त दी जाए। हम पुरअमन एहतजाज करेंगे। 9 अप्रैल 2022 को एक जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा गया था, और बैरूनी साजिश के ज़रिए अंदरूनी गद्दारों ने जो है वो पाकिस्तान में जमहूरियत का गला घोंटा था। हमें पुरअमन जलसे की इजाज़त मिलनी चाहिए, ये हमारा आईनी हक है। अगर फ़र्ज़ करें ये हमें जलसा करने की इजाज़त नहीं देते, NOC नहीं देते, तो पूरे पाकिस्तान में हम जहाँ पर हमें रोक दिया जाएगा, तो पूरे पाकिस्तान से हम जलसा गाह बनाएंगे, उसी जगह पर हम जलसा करेंगे। तमाम पाकिस्तानियों को के जहन में ये होना चाहिए कि जहाँ पर रोकेंगे वहाँ पर हम जलसा करेंगे। तमाम पाकिस्तानियों का ये जहन में होना चाहिए कि ये एक दिन की एक्टिविटी है, सिर्फ हमने दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान में जमहूरियत का गोला घोंटा गया, और पाकिस्तान में आज जमहूरियत को मज़ीद तबाह किया जा रहा है। ये दिन सिर्फ उसके लिए होगा। इससे आगे अगर फ़र्ज़ करें हमें लगा कि हमारे लिए ज़मीन मज़ीद जो है
وہ گرم کی جا رہی ہیں اور ہمیں جو ہے گلی میں بند کر دیا جا رہا ہے، اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کی کیسز نہیں لگائے جا رہے. ہمارے ساتھ غیر انسانی رویہ ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ غیر انسانی رویہ ہو رہا ہے. تو ہم نے پھر جو ہے اس کے بارے میں مزید سوچنا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ پھر جو ہے ہم سوچیں گے. پرامن احتجاج کرنا، لانگ مارچ کرنا، پرامن طریقے سے پورے پاکستان میں جو ہے اپنا احتجاج ریکارڈ کروانا، یہ تمام آپشنز ہمارے ساتھ موجود ہیں اور اس پر غور جاری ہے. شکریہ. شاہد بھائی. تیرے 50 فالوور دے تو تجھے بیچ دیتے ہیں میں آپ کو جواب دیتا ہوں نا. 50 نہیں آپ کوشچن کریں. کوشچن کرے بھائی جان. 50 نہ 25 بھی ہو ان کے لیے بھی آپ کو میں جواب دوں گا. آپ بولیں. ایک منٹ یہ وہ کریں. کیا کون سا دفعہ نافذ کیا ہے؟ 144. ہم 804 نافذ کر دیں گے بھائی جان، ٹینشن نہ لیں. ہم ہر صوبے میں دفعہ 804 نافذ کریں گے انشاءاللہ. تھینک یو ویری مچ. اچھا سہیل افریدی صاحب، آپ واضح طور پہ ورکرز کو یا قیادت کو بتائیں کہ آپ خیبر پختونخوا سے لیڈ کرتے ہوئے آئیں گے یا اسلام آباد کے پی ہاؤس سے نکلیں گے قافلے کی صورت میں جلسہ گاہ کی طرف. اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آج ہی آپ کے محکمے نے فور کاسٹ کیا ہے 6 سے 9 تک شدید بارشیں صوبے میں، فلش فلڈنگ اور باقی پورے صوبے میں ہی شدید بارشیں ہیں، سیلاب کا خطرہ ہے. تو کیا متبادل انتظامات آپ نے کیے ہوئے ہیں اس کو؟ اچھا، سب سے پہلے تو ہم نے 11 بجے 9 تاریخ کو 11 بجے پشاور سے انشاءاللہ تعالی ہم آئیں گے لیاقت باغ کی طرف، اور راستے میں جو ہمارے جتنے بھی ضلع آتے ہیں وہ ہمارے ساتھ جوائن کریں گے انشاءاللہ تعالی. دوسری بات یہ ہے کہ 6 سے 9 اور جو آنے والے مونسون کی بارشیں ہیں ان سب کے لیے ہم نے اپنے کنٹنجنسی پلان بنا چکے ہیں تمام ڈپارٹمنٹس، اور یہ ہم جنوری سے اس پر کام کر رہے تھے. اور انشاءاللہ تعالی ہم اپنی بھرپور کوشش کریں گے کہ کسی بھی آفت سے جتنا ہم سے ہو سکے، کیونکہ یہ قدرتی آفات ہے، ان کا پتہ نہیں چلتا کہ کس حد تک جو ہیں یہ قدرتی آفات افیکٹ کریں گے ہمارے ضلع کو یا جہاں پر یہ واقع ہوتے ہیں اس کو. لیکن ہماری کوشش یہی ہے کہ میکسیمم لوگوں کو ہم پروٹیکٹ کریں اور جو ہے ان کو جلد از جلد جب خدا نخواستہ کوئی آفت آئے تو ان کو ریلیف دے سکے. اور خیبر پختونخوا کا صوبہ واحد صوبہ ہے کہ وہ ٹائم سے پہلے اپنا کنٹنجنسی پلان تمام ڈپارٹمنٹس کا بنا چکا ہے اور اس پر عمل درآمد بھی جاری ہے. دوسری بات، اگر فرض کریں 6 سے 9 تک ہیں تو 9 کو ہماری ایونٹ ہے. 9 کو بارش ہو، جو ہے گرمی ہو، سردی ہو، انشاءاللہ تعالی پاکستان تحریک انصاف کے عہدیدار پہنچیں گے. ایک منٹ. اچھا، سب سے پہلے میں تو صاف ہوں بھائی جان، میں کلی کتاب ہوں. صاف بات ہے، ملٹری آپریشن نہ پہلے کسی مسئلے کا حل تھا نہ آج کسی مسئلے کا حل ہے. اور یہ صرف پاکستان تحریک انصاف نہیں کہتی، خیبر پختونخوا کی صوبائی اسمبلی کے چھت تلے ہم نے تمام سیاسی مذہبی جماعتوں کو، ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کو جمع کیا، اور ان کی متفقہ یہ رائے تھی کہ ملٹری آپریشن کسی بھی مسئلے کا حل نہیں ہے. 22 بڑے ملٹری آپریشن ہوئے ہیں اور 14,000 سے زیادہ انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن ہوئے ہیں. یہ کسی مسئلے کا حل نہیں ہے. اس سے دہشت گردی کم نہیں ہوتی، بڑھتی ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جس بند کمروں کی میں بات کرتا ہوں کہ وہاں فیصلے ہوتے ہیں اور یہاں خیبر پختونخوا میں امپلیمنٹ ہوتے ہیں، تو میرے یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ خیبر پختونخوا کی عوام اون کرتی ہے. ان کو پتہ ہے کہ میں کہاں پر کھڑا ہوں اور ان کے لیے کس حد تک جا سکتا ہوں اور کس حد تک جا رہا ہوں. ان کو سب پتہ ہے.
अगर आपके क्वेश्चन से उनके दिल मैनिपुलेट होते हैं, उनके जहन मैनिपुलेट होते हैं, अगर आप ऐसा सोचते हैं तो ये गलत है। अगर कोई और ये सोचता है कि वहाँ पर जो ज़बरदस्ती बग़ैर किसी मकसद के ड्रोन अटैक्स करते हैं या मिलिट्री ऑपरेशन 13 में इन्होंने अनाउंस किया वहाँ पर, मैंने बार बार ये बोला कि वहाँ पर तो बर्फबारी पड़ी है, आपने बर्फबारी के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन करना है। उनसे वादा किया गया था कि 2 महीनों, मैंने कहा कि जो मुझे नज़र आ रहा है ये आपको 2 महीनों में वापस नहीं बेचते और इसकी गारंटी मैं नहीं लेता। मैंने अपनी कौम को सच बताया है। लीडर वो होता है जो अपनी कौम को सच बताए। ये इमरान खान साहब ने हमें सिखाया है। हमने कौम से सच बोलना है। बाकी जो है बंदूक की नोक पर और डंडे की जोर पर कोई अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करवाना चाहे तो हम मुसल्ला जते नहीं हैं, हम सियासी लोग हैं। हमने सिर्फ अपनी आवाज़ बुलंद करनी है, पुरअमन तरीके से अपने लोगों को सच बोलना है। उसके बाद भी अगर कोई डंडे की जोर पर बंदूक की नोक पर अपनी पॉलिसी इंप्लीमेंट करें तो हम एहतजाज ही पुरअमन कर सकते हैं, बाकी इसका कोई हल नहीं है। जनाला साहब, अलानुर वजीरो, आपने पुरअमन एहतजाज की बात की, तो पुरअमन एहतजाज की वजह से पीटीआई का काफ़ी सारा नुकसान भी हुआ है, जानी नुकसान भी हुआ है, माली नुकसान भी हुआ है, और साथ साथ पिंडी में जलसे का इजाज़त को नहीं दे रहा है एस्टेब्लिशमेंट या सूबाई हुकूमत पंजाब। और साथ साथ आप बंद कमरों की फैसले की बात करते हैं तो खैबर पख्तूनख्वा में हालात आपके सामने, आप बार बार कह रहे हैं कि बंद कमरों में फैसले की वजह से ये सब कुछ इस तरह हो रहा है, तो बंद कमरों के फैसलों को ना मानने के लिए आपका लाएमल क्या है? देखें, सबसे पहले तो लाएमल यही है कि मैंने एपेक्स कमेटी की मीटिंग बुलाई। उसमें इमरान खान साहब के हिदायत और नज़रिए के मुताबिक इस जो बदमनी शुरू हैं, जो बदमनी लाई गई हैं, तो उसका हल मैंने बता दिया है। फिर उसके बाद दूसरी मीटिंग हुई, उसमें भी इमरान खान साहब के नज़रिए के मुताबिक, इमरान खान साहब के हिदायत के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा में अमन लाने के लिए जो लाएमल है वो भी मैंने सामने रखा। लेकिन दोनों मीटिंग्स में जो मेरी उनको मशवरे थे, एक पर भी अमल नहीं हुआ बदकिस्मती से, जो कि ख़तरनाक हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में बदमनी जो है वो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा को अफेक्ट नहीं करेगी, उसका असर जो है पूरे पाकिस्तान पर पड़ेगा। अगर फ़र्ज़ करें आग खैबर पख्तूनख्वा में लगेगी तो उसकी तपिश पूरे पाकिस्तान में महसूस होगी, तो इस पर इनको सोचना चाहिए। अगला सवाल क्या था? अच्छा, सबसे पहले ये बात है कि नुकसान तो इन लोगों को सोचना चाहिए। जो हमने किया, ये कहते थे कि दहशतगर्द है, दहशतगर्दों के साथ मिला हुआ है। मैंने कहा है कि अगर फ़र्ज़ करें जो पॉलिसी मैं दे रहा हूँ उस पर आप अमल करेंगे तो 100 दिन में जो है ये तमाम बदमनी खैबर पख्तूनख्वा से ख़त्म होगी, लेकिन उस पर अमल नहीं किया गया। तो इसका मतलब है कि हम दहशतगर्दी का ख़ात्मा चाहते हैं और हम खैबर पख्तूनख्वा में अमन चाहते हैं। इनका एहसास हुआ। सब्र करें, मैं आ रहा हूँ ना। सबसे पहले जो है उनकी भी थोड़ी वो सुने ना, सिर्फ हमारे बारे में सुनते, उनके बारे में कुछ नहीं सुनते। अच्छा, दूसरी बात यह है कि ये खैबर पख्तूनख्वा, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर ये इल्ज़ाम लगाते थे कि ये इंतशारी है और हमेशा जो है एहतजाजी सियासत करते हैं। 1.5 साल से हमारा कोई एहतजाज नहीं हुआ। अब भी इमरान खान साहब से मुलाकातें बंद हैं, अभी भी बुशरा बीबी साहिबा से मुलाकातें बंद हैं, अभी भी इमरान खान साहब के केसेस नहीं लगाए जा रहे हैं, अभी भी जो है हमारे लोगों को नाअहल किया जा रहा है, अभी भी हमारे वर्कर्स की चादर और चारदीवारी की पमारी हो रही है। तो हम पुरअमन हैं, ये इंतशारी है। ये पाकिस्तान में हमेशा इंतशार चाहते हैं। क्यों? क्योंकि ये पंजाब पुलिस बन गई है, एस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत दोनों। अच्छा, ये पंजाब पुलिस बन गई है। क्यों? क्योंकि उनका हमेशा शर्म खैर होता है। तो पाकिस्तान में इंतशार होगा तो ये जाली हुकूमत यहाँ मुसल्लत रहेगी। पाकिस्तान में इंतशार होगा तो एस्टेब्लिशमेंट की मजबूरी होगी कि वो इनको जो है पाकिस्तान पर मुसल्लत रखेगी, तो इनका शर्म हमेशा खैर रहता है। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि शर ना हो, जो ये चाहते हैं कि हो। हमें ये भी खदशा है कि ये फिर अपने लोगों को 9 मई की तरह हमारे लोगों में जो है वो अंदर घुसा कर कोई इंतशार फैलाएंगे। लेकिन हमने इस दफ़ा वर्कर्स को कहा है कि जो भी इंतशारी आप में घुसे और वो गलत काम करें, आपने उनको पकड़ना है, उनसे वीडियो बनानी है और दुनिया को दिखाना है कि ये लोग हैं जो इंतशार फैलाते हैं, वो हमारे सफ़ों में इनको घुसाते हैं। अगला क्वेश्चन, एनओसी कौन देगा? एनओसी इनका काम है कि मिले जी दे। ये बताइएगा कि पुलिस और आपके वर्कर्स, अहदेदारान की आंख मचोली तो अभी से जारी है।
9 तारीख को जो जलसा होगा, आपका कौन मर्द मुजाहिद जो होगा जिसके ज़िम्मे आपने ड्यूटी लगाई है कि वो लियाकत बाग पहुंचेगा, क्योंकि पुलिस तो आपको पहुंचने नहीं देगी। उनको पता है जो पेट्रोल प्राइसेस है उसके बाद आपका जलसा से कामयाब हो जाना है, आम लोग भी शरीक होंगे उसमें। तो अभी से आपने किसकी ड्यूटी लगाई है कि आपने वहाँ पहुँच के एटलीस्ट ये साबित करना है कि आप जो आपका हदफ था वहाँ पे आप पहुँचे। देखिए, हमारा हदफ जो है वो पूरी दुनिया को दिखाना है कि पाकिस्तान में क्या चल रहा है। पाकिस्तान में आपको जो है आज़ाद बोलने की इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान में आपको सियासी एक्टिविटी करने की इजाज़त नहीं है, पाकिस्तान में बराए नाम जमहूरियत की वजह से, सो कॉल्ड जमहूरियत की वजह से जो पाकिस्तानी अवाम के साथ, सहाफ़ियों के साथ, वकीलों के साथ, हर मकतबा फ़िक्र के लोगों के साथ जो हो रहा है, ये हमने दुनिया को दिखाना है। हमने दुनिया को ये पैगाम भी देना है कि 9 अप्रैल 2022 को बैरूनी साजिश के ज़रिए पाकिस्तान में एक जमहूरी हुकूमत का पांसा पलटा गया और ये कहा गया कि पाकिस्तान अभी जो है तरक्की करने जा रहा है। लेकिन अभी 4 साल बाद हम इस हद तक आ गए हैं कि पाकिस्तान में गरीब आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। मजदूर का, किसान का, गरीब का, फुकरा का ख़ुदकशी करने का दिल चाहता है, लेकिन आपने ख़ुदकशी नहीं करनी। आपने उनको ख़ुदकशी करने पर मजबूर करना है जिन्होंने आपका हक मारा है, जिन्होंने आपके मैंडेट पर डाका डाला है, जिन्होंने पाकिस्तान में इंसाफ का कत्लेआम किया है, जिन्होंने पाकिस्तान में अदलिया और सहाफ़ियों दोनों को, सहाफत का गला घोंटा है। आपने उन लोगों को खुदकुशी करने पर मजबूर करना है। मैंने तो बार बार मैं इनको दावत देता हूँ। हम जमहूरी लोग हैं, जमहूरी रवैयों पर यकीन रखते हैं। और दूसरा जो है, खैबर पख्तूनख्वा की तारीख़ आप देखें, हमारी सूबाई असम्बली है खैबर पख्तूनख्वा की, उसमें अपोजिशन लीडर जो हैं वो 40-40, 45-45 मिनट तकरीर करता है। हमारे जो अपोजिशन के MPs हैं वो भी बोलते रहते हैं, हुकूमत के ख़िलाफ़ भी बोलते रहते हैं, लेकिन किसी ने भी उनके ख़िलाफ़ FIR नहीं की, किसी ने भी उनको नहीं मारा, किसी ने भी उनको जो है सूबाई असम्बली पर बंद नहीं किया। कल हमारा बाजावड़ में जलसा था, हमारे साथ जो है वहाँ पर हमारा अपोजिशन का MPA वहाँ पर बैठा था और हमारी मौक़िफ़ की तायीद कर रहा था। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये जमहूरी लोगों की होती हैं। मैं उनको दावत देता हूँ, जहाँ पर ये चाहें उनके लिए स्टेज और साउंड का बंदोबस्त मैं करूँगा। सूबाई हुकूमत नहीं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। अगर मेरे साथ पैसे पूरे नहीं हुए तो जुनैद भाई से जो है मैं लूँगा, खैर, लेकिन बंदे खुद लाएंगे, बाकी सारे इंतजाम हम करेंगे। ये हमारे लिए कुछ ना करें, सिर्फ NOC दे, बाकी काम हमारा है। अच्छा, मैं चैलेंज करता हूँ जो कहते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो ख़त्म हो चुकी है या इमरान खान साहब का नज़रिया जो है वो कोई ऑन नहीं करता। मैं चैलेंज करता हूं तमाम सियासी पार्टियों को जो हमारे मुखालिफ हैं, वो खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी ज़िले में एहतजाज करे, जलसा करे, उनको हम फैसिलिटेट करेंगे, उनके लिए स्टेज भी हम लगाएंगे, उनके लिए साउंड सिस्टम का भी हम बंदोबस्त करते हैं। लेकिन कराची में, लाहौर में, क्वेटा में हमारे लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड दें, हमारे लोगों को अरेस्ट ना करें, हमारे लोगों पर जो है लाठी चार्ज ना करें, उनकी चादर चार दिवाली की पामाली ना करें, कोई अरेस्ट ना करें। हमें ना स्टेज दें, हमें ना जो है साउंड सिस्टम दें, वो हम खुद अरेंज करेंगे। वो यहाँ आकर जलसा करे, मैं कराची में, मैं लाहौर में या किसी भी पंजाब के और सिंध के ज़िले में मैं जाकर जलसा करूँगा। तो देखते हैं कि कौन ज़्यादा। लास्ट क्वेश्चन, लास्ट ईद से पहले आपने किया था कि ईद के बाद में इमरान खान पुरअमन रिहाई फोर्स बना, तो अभी उस पर कितना अमल दरामद हुआ है और उस पर बाकायदा तौर पर अमली तौर पर कब से? सर कादिर भाई आप भी क्वेश्चन कर रहे थे, लास्ट क्वेश्चन होगा। आपने जितने मसाइल की निशानदेही की है, आप फैसला साजों के साथ एक ही छत तले आपको कई मौके मिल चुके हैं अभी रिसेंटली बैठने के, क्या इन सारे मसाइल की निशानदेही आपको करने का मौका मिला वहाँ पर? उनसे कोई ऐसा आपको लगा कि आप इनके सामने बातचीत करें जिनसे बराह रास्त आप करके इन मसाइल को हल कर सकते हैं, लेवल प्लेइंग फील्ड की बात हो और जितने आपके मसाइल हैं, ये फैसला साजों के साथ आप बैठे, कोई लगा है कि वो प्रॉब्लम हल करने के मूड में? और फाटा के मर्जर के हवाले से बड़ी सीरियस मूव जो चल रही है, मौलाना फजल रहमान भी वहाँ मौजूद हैं और बड़ी अहम मुलाकातें हो रही हैं, सुना है वो फैसला वापस होने जा रहा है, तो उसके हवाले से आप ये 3 सवाल इकट्ठे क्या स्टेटस? पहले जो कोहिस्तानी साहब ने पूछा, हमारी प्रैक्टिकल मेंबरशिप स्टार्ट है इंशाअल्लाह ताला। 9 अप्रैल के बाद आप सबके सामने जो है उसका फिक्र आ जाएगा। तमाम कैंप्स तैयार हैं और मेंबरशिप हो रही है। बाकी जगहों पर भी इंशाअल्लाह ताला प्लानिंग जारी है और होगी, और आप सबको इंशाअल्लाह ताला इस मेंबरशिप से सरप्राइज़ मिलेगा। जहाँ तक उनके साथ बैठने की बात है, तो इमरान खान साहब ने अपनी सूबे की मसाइल की हद तक
جو ہیں مجھے بیٹھنے کی اجازت دی ہے. یہ اجازت نہیں دی کہ ان کے ساتھ میں ان سیاسی معاملات پر کوئی ڈسکشن کروں یا پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے کوئی ڈسکشن کروں. لیکن وہاں پر یہ میں نے ضرور بولا تھا کہ اگر فرض کریں میں پاکستان کے لیے، کیونکہ کسی کا چہرہ شاید مجھے بھی پسند نہ ہو، اپنی انا، اپنا بغض، اپنی جو سیاسی نفرتیں ہیں وہ میں ایک سائڈ پر رکھ کر یہاں پاکستان کے لیے بیٹھا ہوں. اور میں یہ چاہتا ہوں کہ پاکستان میں جو پولیٹیکل ڈسکرمنیشن ایک پارٹی کے ساتھ چل رہی ہے وہ بھی ختم ہو. کیونکہ اگر آپ معاشی استحکام کی طرف جائیں گے تو اس سے پہلے آپ کا سیاسی استحکام لانا انتہائی ضروری ہے، جو کہ پاکستان میں نہیں ہے. صرف اتنی سی بات میں نے کی ہے. اور دوسرا جو ہے، ہم کسی سے بھی کیوں مانگے؟ جو ہمارا حق ہے، جو انصاف کا تقاضا ہے وہ صرف پورا ہو. انصاف کا تقاضا پورا ہو. عمران خان صاحب آدھے گھنٹے کے میں جو ہے جیل سے باہر ہوں گے. آج کیس لگنا تھا، نہیں لگا، جج صاحب بزی تھے. تو یہ جو نفرتیں بڑھانے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، تو اس سے نقصان جو ہے پاکستان کا ہی ہوگا. اچھا، یہ بہت ضروری ہے. اچھا دیکھیں، قبائلی اضلاع میں جو فاٹا مرج ہوا تھا، اس کے بعد قبائلی اضلاع میں دو رائے تھی. ایک سمجھتے تھے کہ مرجر غلط ہوا ہے، ایک رائے یہ سمجھتی تھی کہ بہترین ہوا ہے. لیکن عمران خان صاحب کے بہترین فیصلے سے کہ انہوں نے مجھے نہیں، ایک قبائلی نوجوان کو جو مڈل کلاس سے، جس کا کبھی تصور بھی نہیں تھا کہ وہ ان بڑے بڑے مگرمچھوں کے سامنے کبھی الیکشن بھی جیت پائے گا، کبھی اسمبلی کا حصہ بھی بن پائے گا، آج عمران خان صاحب کی وجہ سے وہ صوبے کا وزیر اعلیٰ ہے. تو اس سے جو قبائلی نوجوانوں یا قبائلی عوام کے ذہنوں میں ایک امید کی کرن جاگی ہے، تو وہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. وہ کوئی پاکستان کا کوئی بھی بندہ نہیں سوچ سکتا. یہ صرف قبائلی عوام ہی سوچ سکتے ہیں. اگر ان حالات میں کوئی غلط ڈیسیجن کیا گیا اور اس طرح کا کوئی جو ہے مس ایڈونچر کرنے کی کوشش کی گئی، تو وہاں سے بہت بڑا ریئیکشن آئے گا اور بہت غلط ریئیکشن آئے گا، اور وہ پھر کوئی سنبھال نہیں پائے گا. کیا پیغام دینا چاہیے؟ طیب بس میں نے پیغام دے دیا، اس پر عمل کرنا چاہیے.